हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं यार, फाइनली चैप्टर खत्म हो रहा है। तो चैप्टर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ओलंपियाड लेवल्स, और ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा चला है, ये मैं बिल्कुल जानता हूं और मानता भी हूं, क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफी सारे थे यार। तो हमने क्या करा, इसको दो दो सेक्शन में बांट दिया कि इंट्रोडक्शन सेक्शन हमने जो है एक लेक्चर में खत्म कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चंस के दो सेशन किए, क्योंकि तीन तीन टॉपिक हम लोगों ने ले लिए थे। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने शुरू किया जो आपका ओलंपियाड लेवल सेशन है। दैट मींस ओलंपियाड लेवल सेशन को भी हमें जो है टाइमली खत्म करना था, तो हमने वही किया कि उसको दो दो सेक्शंस में बांटा, यानी कि तीन तीन टॉपिक्स बांट दिए। तो आज जो है लास्ट के थ्री टॉपिक्स, यानी कि रैंकिंग, ऑर्डरिंग टेस्ट और सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, कारण अभी आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज है सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट, और जिसको हम दूसरी भाषा में, अरे यार ये डी लिखना था, आई एम रियली सॉरी, जम्बल्ड वर्ड्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये जम्बल्ड वर्ड्स क्या होता है यार, ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो जम्बल्ड वर्ड्स एक ऐसा फीचर है ऑफ इंग्लिश जहां पर आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है। दैट इज व्हाई वी डिडंट इंक्लूड दिस ब्यूटीफुल टॉपिक इन दी क्वेश्चंस वाला सेशन, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसा नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, तो हमने क्या करा कि हमने सिंपली, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, तो हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली उस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया हमारे डिविजनल पार्ट में से, और हमने दो ही जो पार्ट्स हैं उनको एक्टिव किया, राइट। सो चलिए, मतलब इसी के साथ अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी सी चैट वगैरह देख रहा था मैं। एंड नाउ जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस, पीआरएमओ, और उसके साथ साथ आपका स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी। बहुत देर हो रही है, स्कूल खुलते हैं, बंद होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता यार। हमारे साथ जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो। स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी आपका हम लोग टाइमली करवा रहे हैं। मेंटल एबिलिटी स्कूल में इतना नहीं देखने को मिलता है, इट इज रिलेटेड टू दी एग्जामिनेशन ओनली, या फिर ओलंपियाड लेवल एग्जामिनेशन, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ओनली। बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, ये डेफिनेटली आपका स्कूल लेवल भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर्स आप लोगों के मैक्सिमम जो है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहां कवर हो रही है। मैं आपको ओलंपियाड लेवल का पढ़ाई भी करवा रहा हूं, और स्पेसिफिकली ओलंपियाड लेवल ही करवा रहा हूं, क्योंकि यूजुअली हमारे रेगुलर सब्जेक्ट्स में मेंटल एबिलिटी काउंट नहीं होता है। तो ठीक है यार, इसी के साथ बने रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। ऐसा हम लोगों ने यार ओथ ले रखा है, प्रण ले रखा है ना। तो अगर वो प्रण हम लोग ने ले रखा है, तो आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करवाना हमारा धर्म बनता है। ठीक है, तो उसी धर्म को पूरा करते हुए हम लोग हर बार जो है कार्डिनल प्रॉमिस भी करते हैं। बट कार्डिनल प्रॉमिस से ठीक पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हम लोगों का सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो उस मटेरियल को देख लो, एक बार जा करके देख लोगे, अच्छी बात है। अगर देखना चाहते हो तो ये ग्रुप्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, इनको ज्वाइन करो, रिक्वेस्ट भेजो, हम लोग आपको ऐड कर लेंगे। उसी के साथ साथ अगर ऐसी इच्छा करती है कि यार नहीं, मुझे मेरा सैंपल स्टडी मटेरियल स्पेसिफिकली मेरे लिए चाहिए, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल कहलाता है, and that you can buy from the official website of Talking Textbooks, which says www.talkingtextbooks.in। वहां पर दो स्टडी मटेरियल पैकेज आप लोगों को मिलेंगे। एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज हैविंग होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी ऑन गूगल क्लासरूम। दूसरा वाला जो है आप लोगों के सामने है, दैट इज टेस्ट सीरीज का सेक्शन, जहां पर अगर आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है तो यू गाइस कैन बाय दी टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन। स्टडी मटेरियल किसका अवेलेबल है, हमारा वाला अवेलेबल हो तो वापस से इसको मत खरीदना। पीपल, यू गाइज शुड नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहां पर अगर आप देखते हो तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज डेफिनेटली मिल रहा है। ठीक है, बट ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है बेटा। मतलब कहीं और का स्टडी मटेरियल अगर आप रेफर कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा मत करना कि एक बार ये खरीद लो, एक बार ये खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। अगर ये खरीद लिया है तो इसकी जरूरत नहीं है। डू नॉट नीड टू बाय दी टेस्ट सीरीज वाला पैकेज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
जैसे ही आप प्राइस डिटेल सेक्शन पे जाते हैं, यू नीड टू अप्लाई द कोड AK live to get the discount of 6300 and 2450. Means the price will drop down to 6300 and 2450. बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में से जो आप लोगों की इच्छा कर रहे हो ना, उस पेमेंट गेटवे को चूज करो और एकदम थम्स अप करके हमें बता दो कि बॉस आकाश सर आपके पैकेज को मैंने खरीद लिया है और आपके कोड से खरीदा है। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को होती है, कोई भी दुविधा आप लोगों को होती है, तो क्या करना है, 9549041111 नंबर पे कॉल कर लेना है, मुझसे बात कर लेनी है। बात करने के बाद अपनी सारी दुविधाओं का हल ले लेना है। मुझसे बात करनी है तो पर्सनल नंबर अगली स्लाइड पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वो नंबर आप वहां से कॉपी कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना, नंबर दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है, मुझे स्मार्ट नहीं बनना है बॉस, आप लोगों को स्मार्ट बनना है, इसलिए प्रॉमिस आप लोग कीजिए। आई प्रॉमिस लिख लो यार, कहां पर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लो, या फिर आपकी अपनी अपनी जो डायरीज हैं उसके अंदर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से लिख लो यार, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। ठीक है, सिर्फ आई प्रॉमिस लिखना है। आगे बात कर लेते हैं। सीक्वेंशियल चैप्टर है, सीक्वेंसिंग चैप्टर का नाम है, और चैप्टर के नाम के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि L5 विल बी योर लेक्चर नंबर, क्योंकि 5वां सेशन है और आखिरी सेशन है ओलंपियाड लेवल्स का। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला सेशन जो आएगा रिवीजन आएगा, बहुत टाइम लगेगा रिवीजन में। तो इसलिए आज के लेक्चर की खासियत वापस से वही होने वाली है कि भाई तुम लोग को ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े इजी क्वेश्चंस भी हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। क्या कहता है, इन अ रो ऑफ ट्रीज, ये इजी है यार, ये इजी है, मतलब ये इजी है, तो 60 सेकेंड्स वुड बी इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूं, तो तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए तुम लोग को, है ना। फटाफट से कर लो यार, फटाफट से कर लो, मेरे हिसाब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी है, एक रो में 5-6 ट्रीज को बिठाना है और एकदम से आगे पीछे से 5 काउंट कर लेना है, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इन अ रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज फिफ्थ टू द एंड। कूल है, हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं यार, आप लोग का आंसर अभी तक शायद आया नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स देख नहीं पाया, बट लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है, देयर इज अ रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड्स ऑफ द रो। यार देखो, एक रो के दो ही एंड होते हैं जो मुझे पता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है ना। सोल्यूशन अभी कॉपी मत करना यार, जब मैं हटूंगा तब कॉपी कर लेना। फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड, ठीक है, यहां से भी वन है, यहां से भी वन है, और ये भाई साहब दोनों तरफ से अगला पिछड़ा दोनों इनका 5 है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। क्लियर हो गया, आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, बॉस ये 4 हुए, 5 हुए और ये 4 हुए, 4 और एक 5, 5 और 4 9 यहां होते हैं। तो यहां पर 4 हैं, ये भाई साहब एक खुद एक हैं और ये 4 हैं, तो कितना हुआ, 4 + 1 + 4 इज इक्वल्स टू 9, 8 + 1 इज 9। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा इसको आपने, हम चल रहे हैं आगे। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो प्लीज कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। रमन रैंक 6th फ्रॉम दी टॉप, ठीक है, एंड 49th फ्रॉम दी बॉटम। ये यार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। ठीक है, लेकिन देख लो तुम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, आज देखना है मुझे। 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। भाई ऐसे थोड़ी कोई पूछता है। देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला केस तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि डिटरमाइन तो हो जाएगा। यहां ध्यान से देखते रहो यार, क्या है, रमन भाई साहब है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। 16th फ्रॉम द टॉप, यहां से 16, ये फर्स्ट है भाई,
49th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक है। यहां से यहां तक कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, ये मुझे पता होना चाहिए, विच इज व्हाट 15। ठीक है, 16th बोला था तो 15 यहां हुए, और अगर मैं इनको काउंट करता हूं तो दिस विल गिव मी 48 हियर, और ये एक का एग्जिस्टेंस। ठीक है, 1 प्लस 15 प्लस 48 ऐसा करना है मुझे। तो दिस विल गिव मी 5, इधर आया तो 53 हो गया आपका। 53 प्लस 10 63 एंड प्लस 1 64। देख रहे हो क्या हुआ? 48 प्लस 1 49, 49 प्लस 5 इज 54 और 10 इज 64। क्लियर हुआ? कैसे किया? रमन भैया की पोजीशन चाहे अलग अलग हो, पर रमन भैया है तो एक, और अगर एक है तो उनके पीछे 15 जने इधर है, 48 जने इधर है, यानी कि 48 इधर है, क्योंकि वो खुद 49 पोजीशन पे है यहां से। ठीक है, तो 48 प्लस 1 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 16 विच विल गिव यू 64। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन ए आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज वाला केस डेफिनेटली नहीं हो सकता, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? देख लो यार इस क्वेश्चन को, अगर प्रॉब्लम आई हो तो। मतलब अगर आप लोगों ने सेशन 1 सेशन 2 अटेंड नहीं किया होगा ना, तो प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलो आओ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो जनों के बारे में बात हो रही है। पढ़ लो यार। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, P is sitting 14th from left, ठीक है, and Q is 17th from right। ओ भाई, if there are 4 boys between P and Q, how many boys? This is also easy, this is also easy, हो जाएगा यार तुम लोग से। मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, इट इज अ क्वेश्चन हार्डली ऑफ 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, एंड आई होप ये आप लोग इजीली कर लोगे। तो सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रूम, पी की पोजीशन 14th है, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट बोला हुआ है। ठीक है, अब यार ये ध्यान रखना, अगर एक रो नॉर्मली एक लाइन में खड़ी है तो राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना, उस हिसाब से पोजीशन डिफाइन करना। वैसे क्या राइट लेफ्ट का ध्यान नहीं रखोगे तो भी हो जाएगा, बट प्रॉब्लम यह है कि पोजीशंस अगर पूछेगा ना तो गड़बड़ हो सकती है, बट काउंट पूछा है टोटल। देखो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि लेफ्ट का और राइट का ध्यान रखना। कब? अगर आपसे ऐसा पूछा गया कि बॉस मुझे ये बताओ कि पी और क्यू की पोजीशंस के बारे में अगर वो पूछता, तब हमें पोजीशंस का ध्यान रखना है कि भाई अगर लेफ्ट बोला है तो मुझे कहां से लेफ्ट लेना है और कहां से राइट लेना है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान नहीं रखना पोजीशंस का, क्योंकि मतलब अगर आपका लेफ्ट इधर भी ले लेते हो ना आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको टोटल काउंट देना है। तो आगे से अगर 17 है तो चलेगा, पीछे से 17 है तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन आप ऑपोजिट लगाओगे ना। कैसे लगाओगे दोनों की पोजीशन? भाई एक राइट से है एक लेफ्ट से है, तो दोनों की पोजीशन ऑपोजिट लगाओगे ना। ऐसा थोड़ी है लेफ्ट भी एक ही हुआ राइट भी एक ही साइड हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आप पी को यहां जो बोला है लेफ्ट में, अगर आप उसको राइट में भी बिठा देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट पॉइंट यह है कि कंफ्यूजन कम करने के लिए हम जैसा ये कह रहा है वैसा कर देंगे। ठीक है, बट मैंने क्लैरिटी दी है आप लोगों को कि भाई अगर पोजीशन में चेंज कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर के अंदर, क्योंकि टोटल काउंट पूछा है। राइट, पोजीशन में चेंज करने से आंसर में दिक्कत तब आती जब आपसे पोजीशंस के बारे में पूछता, लेफ्ट और राइट की पोजीशन देकर के राइट और लेफ्ट की पोजीशन पूछता दोनों एलिमेंट्स की साइमल्टेनियसली, तब प्रॉब्लम आ जाती, बट अभी नहीं आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो पॉइंट क्या है, आपका लेफ्ट यहां होना चाहिए, लेफ्ट आपका यहां होता है, यहां अगर आप जाते हो तो राइट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो आप इसको एरो को मिटा दो, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे और फिर बोलोगे सर इधर जा रहा है तो लेफ्ट है ना। तो ये राइट हुआ आपका। अगर ये आपका राइट हुआ ये आपका लेफ्ट हुआ, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट, यहां पहला बच्चा है और यहां पर 14th बच्चा है, ऐसा मान लो, विच इज व्हाट पी। ठीक है सर। क्यू इज सिटिंग 7th सॉरी SEVENTH फ्रॉम द राइट। क्यू बना दो, 7th बना दो,
और यहां पर 1 रख दो, ठीक है। 7th फ्रॉम द राइट, इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, if there are 4 boys between P and Q, how many boys are there in the row? ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहां आती है। पॉइंट नंबर 1, आप ये बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही बेतुका है। भाई देखो बेतुका आप लोग इसलिए बोलोगे क्योंकि इसमें गर्ल्स का कोई जिक्र नहीं हो रहा, तो जितने बच्चे हैं सारे बॉयज हुए। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, ठीक है। क्या है? ऑल स्टूडेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड एज बॉयज। क्लियर? क्योंकि लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा कि पी लड़की है या ऐसा भी नहीं कहा कि क्यू लड़की है, ठीक है। तो जितने भी है ना सारे बॉयज हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कितने हैं तो देख लो भाई, पॉइंट वही है। 14 यहां पर है, 14 जो है पी की पोजीशन है कहां से? लेफ्ट साइड से। तो आप क्या करने वाले हो? बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर कितने होंगे? 13 बच्चे होंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्यू की पोजीशन कितनी है भाई? 7th है। कहां से? कहां से 7th है? पीछे से। तो यहां पर इसके पीछे कितने बच्चे होंगे? 6 बच्चे होंगे, ठीक है। एक इसका एग्जिस्टेंस, 2 इसका एग्जिस्टेंस, ठीक है। कितने? 13 ये, 14वां ये, 7वां ये, 6 ये, 6 और 1 7, 13 और 4, 13 और 1 14, यानी कि 14। 14 और 7 अगर आप प्लस करते हो तो कितना आता है? 21 आता है। 7 21 आता है, राइट। 21 अगर ये आ रहा है और ये बोला हुआ है कि इन दोनों के बीच में 4 लड़के बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? इन दोनों के बीच में 4 लड़के बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताओ कि 14 टोटल ये हुए, यानी कि अगर मैं नॉर्मल एडिशन करता हूं कि 13 प्लस 6 प्लस 4 दीज बॉयज प्लस 1 प्लस 1, ये P है, ये Q है, ये B वाली सीरीज है 1 से लेकर के 4, और ये लेफ्ट साइड वाले बच्चे हैं, लेफ्ट साइड वाले बच्चे हैं, और ये राइट साइड वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी। क्या ये आप देख पा रहे हो? क्या ये आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो तो अभी देख लो बेटा। ये देखो मैंने यही बोला आपको, P जो है 13L, यानी कि लेफ्ट साइड में 13 बच्चे, राइट साइड में 6 बच्चे, ठीक है। उसके बाद B1 से B4 तक 4 बच्चे, P की 1 पोजीशन और Q की 1 पोजीशन। ये मैंने आप लोगों को बोला है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अगर ये क्लियर हो गया ना मेरे भाई, तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। इसको मैं यहां पे भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये भी देख लो तो भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। 30 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज B1 से लेकर के 4, दिस इज आपका राइट साइड वाले बच्चे, ये लेफ्ट साइड वाले बच्चे, ठीक। जब आप इन सबको प्लस करते हो दैट मीन्स ये 4 प्लस 6 इज 10, 10 और 13 इज आपका 23, 24 एंड 25, 25 बच्चे आपके टोटल हो जाते हैं। और ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये देख लो, ये ध्यान रखना कि इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि कौन सी लड़की है या कोई एक लड़की है भी कि नहीं है। तो जितने भी ये लड़के हैं, जितने भी ये बच्चे हैं, ये सारे बॉयज हैं। तो यू विल बी सेइंग कि 25 बॉयज आर देयर। कैसे हुआ? 6 प्लस 4 10, 10 और 13 23, 23 और 2 25, तो 25 ऑल आर बॉयज, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। फटाफट से नोट कर लो यार इसको, फटाफट से नोट कर लो यार इसको, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा। कोई दिक्कत अगर कोई परेशानी है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि ऑलरेडी 1.5-2 मिनट हो गए हैं इस क्वेश्चन को करते हुए। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्या कह रहा है देख लो यार। अच्छा, दिस इज आपका सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग टेस्ट नहीं है, दिस इज सिंपली ऑर्डरिंग टेस्ट, ठीक है। ए इज एल्डर टू बी वाइल सी
एंड डी आर एल्डर टू ई। इजी है, लैंग्वेज का थोड़ा सा झोल है ना, कर लो यार। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ए इज एल्डर टू बी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, while C and D are elder to E। ऐसा मैंने क्यों बनाया, मैं चाहता तो अलग भी बना सकता था, सी डी एल्डर टू ई कर सकता था, बट मुझे ये नहीं पता कि सी और डी में कौन एल्डर है अभी के लिए, तो इसलिए मैंने ये नहीं बनाया, मैंने अलग अलग बना दिया। एल्डर टू ई हु लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, हु लाइज बिटवीन ए एंड सी, तो मतलब ए और सी के बीच में है, क्लियर है, तो मतलब अगर बी से बड़ा है ना, समझ रहे हो, ए एंड सी से बीच में है, और यहां पे आपसे कहा है कि ई जो है सी से छोटा है, सी इज एल्डर टू ई, ठीक है, तो ए और सी कहां आना चाहिए, सी यहां आना चाहिए पॉसिबली, ई यहां आना चाहिए, एंड ये होना चाहिए कंडीशन, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपसे कहा गया इफ सी इज एल्डर टू बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो पॉइंट क्या है, आपसे एक और चीज कही गई थी, एक और रिलेशन आप जो भूल गए वो ये वाला भूल गए। अब आपसे ये कहा गया था कि ई हु लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, तो ये ध्यान दो कि ये चीज भी क्लियर हो गई है। ए, ठीक है, कैसे हुआ ये दिख रहा है, कैसे हुआ भाई, आपसे सिंपल सी चीज कही गई थी कि सी एंड डी आर एल्डर टू ई, अगर सी एंड डी आर एल्डर टू ई तो इसका मतलब अगले रिलेशन से मुझे ये पता चला इस लाइन से कि ई इज द वन हु लाइज बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में है, तो इसका मतलब ये रिलेशन तो एज इट इज उठ के चला गया इधर, ये तो ये रहा, ठीक है। इस लाइन से मुझे ये पता चला कि ए जो है ई से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ए सी के बीच में ई है ना, तो ए जो है ई से छोटा है, मगर आपसे एक और चीज कही थी कि डी जो है ई से बड़ा है, तो इस वाली लाइन के हिसाब से सी से बड़ा कौन है, डी, तो इसीलिए ये रिलेशन बना कि सबसे बड़ा जो है वो डी है, उसके बाद सी है, फिर ई है, फिर ए है, और फिर डी सबसे छोटा है, ठीक। तो आपसे पूछा गया कि भाई एल्डरली रिलेशन के हिसाब से आप बता दो कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए इज एल्डर टू सी, नो डेफिनेटली नॉट, ए इज नॉट एल्डर टू सी। फिर आपसे पूछा सी इज एल्डर टू डी, नो डेफिनेटली नॉट, सी इज नॉट एल्डर टू डी। डी इज एल्डर टू सी, हाँ पॉसिबिलिटी है, मगर अगला देख लेते हैं, ई इज एल्डर टू बी, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही हैं, क्या है, ई इज एल्डर टू बी पहली चीज तो, हाँ, और दूसरी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि डी इज एल्डर टू सी, ऑब्वियसली डी इज ऑल्सो एल्डर टू सी, मगर ई इज एल्डर टू बी के बारे में हमें कुछ बताया हुआ नहीं, ठीक है, ए इज एल्डर टू बी ऐसा हमें कहा गया था, वाइल सी इज एल्डर टू डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो रही हैं इसमें, ठीक है, ई इज एल्डर टू डी एंड डी इज एल्डर टू सी, ऐसा आपसे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी हो रही हैं अगर आप जो है इस क्वेश्चन को देखते हो, तो मतलब कैसे देखते हो, इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हो तो, मगर अगर आप यहां एग्जैक्टली देखोगे तो आपको सिर्फ ये कहा है कि सी एंड डी आर एल्डर टू ई, ठीक है, उस हिसाब से आपका ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, मगर आप इसको अगर कंसिडर नहीं करते हो तो इसको आप एग्जैक्टली निग्लेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, तो यहां पर कायदे से आपके पास एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ये जो कि कहना चाहिए था डी एंड सी बोथ। ठीक है, तो आप ई को टिक करते। ठीक है बेटा, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से, रिलेशन का ध्यान देना। कहता है ए इज एल्डर टू बी, ठीक है, वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि ई हु लाइज बिटवीन सी एंड ए, ठीक है, सी और ए के बीच में आता है, तो दैट मीन्स कि ई जो है ए से एल्डर है, एंड सी से तो डेफिनेटली छोटा है, क्योंकि सी से तो बोल ही रखा है। ठीक है, फिर आपसे यह पूछा गया कि भाई इफ सी इज एल्डर टू बी, मतलब सी अगर बी से एल्डर है, तो कंडीशन कुछ ऐसी भी बन सकती थी कि भाई ए और सी इधर आ जाए। हाँ, एक ये वाली कंडीशन भी बन सकती थी भाई, जहां पर हम ए इज एल्डर टू बी ऐसा लिख सकते थे, यहां पर ई आ सकता था, यहां पर सी आ सकता था। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। ठीक है, सी इज एल्डर टू बी लिखा हुआ है, एंड ए एंड सी के बीच में ई आ रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन, है ना। उसके बाद डी से बड़ा डेफिनेटली है, तो दोनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अच्छा था, मल्टीपल चॉइस है, सिंगल चॉइस नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुधांशु इज मच एल्डर टू कोकिला, ओ भाई, एज ही इज यंगर देन प्रवीण। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा है। एंड नितिन इज ओल्डर, नितिन इज एज ओल्ड एज कोकिला, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या ही क्वेश्चन है, रुक जाओ एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे देख लेने दो यार, कहाँ गया वो क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या है? मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए क्या? ये वो सॉल्व तो किया था भाई। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड बेटा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है यार, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे डाल दिया हमने, तो मैं वापस से चेक करने आया हूँ इसको। ए इज एल्डर टू बी, ठीक है, वाइल सी एंड डी आर एल्डर टू ई। ठीक है, सी एंड डी आर एल्डर टू ई, जो हमने अलग अलग स्टेटमेंट बनाई। उसके बाद ई से ये प्रूव हुआ अगली वाली से कि ई इज द वन हु लाइज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो सी तो आगे ही आएगा डेफिनेटली, सी पीछे नहीं आ सकता, है ना। तो वो वाली इक्वेशन बन नहीं सकती जो मैं पहले बनाने की कोशिश कर रहा था, सी। ठीक है भाई, यही आंसर है। चलो अगले सवाल पे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके आंसर आ जाएंगे, वापस देखना है क्या, दोनों ऑप्शंस आपके आंसर आ जाएंगे। डी भी है एल्डर टू सी, ठीक है, डी इज एल्डर टू सी ऐसा लिखा हुआ है, तो हाँ ये सच है। एंड जो इक्वेशन बन रही है ना, उस हिसाब से बता रहा हूं, सी एंड डी आर एल्डर टू ई, ठीक, बट आपको एग्जैक्टली ये नहीं कह रखा कि सी और डी जो है एक दूसरे से एल्डर है कि नहीं है, तो वो स्टेटमेंट में क्लैरिटी नहीं है। तो आप चाहो तो इसको कट ऑफ कर सकते हो, है ना। अगर आप इसको कट ऑफ करोगे तो भी आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो डी इज एल्डर टू सी वाले ऑप्शन को कट कर सकते हो, क्योंकि डी के लिए कोई एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दे रखा है कि सी एंड डी आर एल्डर टू ई। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को थोड़ा सा डाइसी मान सकते हैं, इस वाले रिलेशन को डाइसी मान सकते हैं। ठीक है, डाइसी मान सकते हैं, और डाइसी मान के हम इसको अभी ब्लॉकेज में कर सकते हैं या इसको भूल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तब जाकर के जो है ना आपका एग्जैक्ट रिलेशन बाहर आएगा, और फिर ओनली यही E इज एल्डर टू बी वाला केस जो है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसको भूल जाओ यार,
तो उस पॉइंट में आप ये भी कह सकते हो कि सर ये ई जो बी जो है ये पीछे क्यों आया, क्योंकि उस स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि भाई ई जो है ए और सी के बीच में आएगा, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेटमेंट बनाया है यहां पर। ठीक है, बट इसका कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में कि सी एल्डर है क्या डी से, ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि सी इज एल्डर टू डी या डी इज एल्डर टू सी, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो इसको भूल जाओ भाई। ठीक है, इतने पार्ट को भूल जाओ, रिलेशन यही बनेगा, रिलेशन ऐसा ही बनेगा, बट जो है क्वेश्चन के हिसाब से इसको भूल जाओ और एक ही आंसर मार्क करो, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। आप जो बोलते हो ना कि सर ज्यादा सही कौन सा है, तो मोर करेक्ट वाली स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये मोर करेक्ट वाली स्टेटमेंट है, ई इज एल्डर टू बी। ठीक है, चलिए जी शुरू करें अगला सवाल। एक और चीज देखो, इसमें मैंने ऐसा क्यों कट ऑफ कराया, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन और था, ये वाला। ठीक है, तो जब ये क्लैरिटी ही नहीं है, ये क्लैरिटी होना जरूरी था, दिस वॉज मस्ट। ठीक है, मैं एक बार वापस समझाऊं क्या यार, एक बार आप एक मिनट रुक जाओ, वापस समझा देता हूं तुम लोग को कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट उसके लिए मुझे पूरी स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी, 2 मिनट रुक जाओ यार। ये लो, जस्ट अ सेक, ये डिलीट, ये भी आपका डिलीट। देखो क्या है, कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में, क्वेश्चन अच्छा है, जो जो कह रहा है ना वो करते जाओ, जो जो कह रहा है वो करते जाओ, और उसके बाद अपना आंसर अपने आप आ जाएगा। ए इज एल्डर टू बी, ठीक है भाई, यही है। सी एंड डी आर एल्डर टू ई, सी एंड डी आर एल्डर टू ई, बट अब आपसे क्या कहा है, ई लाइज बिटवीन ए एंड सी। बिटवीन ए एंड सी का मतलब है ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, तो मतलब सी इज एल्डर टू ई, और अगर ए यहां आता है, क्लियर हो रहा है अब, ये स्टेटमेंट कहां से आया भाई, इधर से उठ के आया, यहां से उठ के ये इधर आ गया। ठीक है, और ये यहां से उठ के इधर आ गया। ठीक है, पॉइंट क्या था कि ये कहा गया था आपसे कि भाई ए और सी के बीच में आ रहा है ई, तो ये सेंटर में ही है ना, ए और सी के दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहते तो सी को यहां भी रख सकते थे, क्योंकि उस केस में भी ट्रू होता, मगर आपको ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि भाई सी जो है यहां आना चाहिए। ठीक है, तो आपने नॉर्मल रिलेशन बनाया, ए और सी के बीच में ई आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर क्या कहा, इफ सी इज एल्डर टू बी, अगर सी बी से बड़ा है, समझे, तो अगर आप चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे, लेकिन उस केस में डी फंस जाता, क्योंकि डी के बारे में, अब देखो अगर आप चाहते ना तो आप ऐसा भी बना सकते थे कि, क्योंकि ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है यहां पर कि भाई सी ए से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो आप चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे कि यहां ए आ जाता, यहां पर डी आ जाता, यहां पर सी आ जाता, और यहां पर डी आ जाता। इस केस में भी आपकी सारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही, सॉरी बी आ जाता। ठीक है, ये बी है, क्लियर इट आउट एज बी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो डी के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये कहा गया है कि डी इज ग्रेटर देन ई। ठीक है, तो आप चाहो तो डी को भी यहां कहीं एडजस्ट कर सकते हो, बट ए के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो डी को भी एडजस्ट करके देख लो एक बार, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा मेरे हिसाब से, डी ई, एक सेकेंड, सी इज एल्डर टू, नहीं भाई ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि सी और ई दोनों बड़े हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन बन के बाहर आएगा, सी पहले वाले फ्रेम में नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं तो वो ई से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या रिलेशन नहीं बन सकता, ये वाला रिलेशन नहीं बन सकता भाई, ए के बारे में नहीं कहा गया, तो ऐसा रिलेशन हम नहीं बना सकते। ठीक है,
ऐसा रिलेशन डेफिनेटली हमने बना सकते क्योंकि हमसे कहा है कि सी एंड डी आर एल्डर टू ई, ये एल्डर वाली केस नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा। दिस विल बी दी ओनली केस, ठीक है, यही एक अकेला केस बनेगा और उसके साथ डी के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो इसको हम कहीं फिट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम कहीं फिट नहीं कर सकते कि डी इज एल्डर टू ई, ये तो समझ में आ गया, बट सी के साथ जिक्र होना चाहिए था ना, ऐसा कुछ होना चाहिए था कि सी इज ऑल्सो एल्डर टू डी या डी इज एल्डर टू सी, ऐसा कुछ होना चाहिए था जो कि यहां मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इतना तक रिलेशन बना लो, उसके बाद डी को इसी के साथ में फिट कर दो, ठीक है, यहां फिट कर दो ऐसे ही। अब पढ़ो, ए इज एल्डर टू सी, नो, कंडीशन ही नहीं आ रही। सी इज एल्डर टू डी, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कट ऑफ। डी इज एल्डर टू सी, वापस इसका इनवर्स है, ये भी ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है, ठीक है, बट ई इज एल्डर टू बी, ये प्रूव हो रखा है, ई आगे है बी पीछे है, तो ये हम आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट वाला केस भी हो गया और साथ में आपका आंसर भी आ गया। क्लियर है बेटा? चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, फटाफट से। फिफ्थ क्वेश्चन, सुधांशु इज एज मच ओल्डर देन कोकिला एज ही इज यंगर देन प्रवीण। देखो, सुधांशु इज एज मच ओल्डर देन कोकिला, यानी कि सुधांशु भाई साहब जो हैं वो बूढ़े हैं कोकिला से, एज ही इज यंगर देन प्रवीण। क्लियर? सुधांशु कोकिला से तो बड़ा है मगर प्रवीण से छोटा है, और कितना छोटा है? उतना ही जितना कोकिला से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब प्रवीण भाई साहब आगे आएंगे। स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है बेटा बिल्कुल, सुधांशु इज एज मच ओल्डर एज कोकिला, ओल्डर देन कोकिला, मतलब देन कोकिला का मतलब कोकिला से बड़ा है, एज ही इज यंगर देन प्रवीण, जितना प्रवीण से छोटा है उतना ही कोकिला से बड़ा है, ठीक है, तो अगर सुधांशु कोकिला से बड़ा है दैट मीन्स कोकिला जो है प्रवीण से छोटी ही होगी, तो ये रिलेशन अभी तक का सही है। आगे बढ़ते हैं। नितिन इज एज ओल्ड एज कोकिला, नितिन जो है एज ओल्ड एज कोकिला है, तो यहां पर ये वाला रिलेशन आएगा नितिन, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि इक्वल्स टू तो आ गया, ये नितिन और कोकिला के बीच में है ऐसा, बट नितिन अगर कोकिला की एज का है तो रिलेशन उसके साथ भी सफाइस करेगा, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, क्योंकि कोकिला और नितिन की एज सेम बताई है, नितिन इज एज ओल्ड एज कोकिला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पीछे वाली स्टेटमेंट में आपसे कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, नेसेसरीली ट्रू, ठीक है, अब समझे नेसेसरीली ट्रू का मतलब, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। नेसेसरीली ट्रू का मतलब था कि जो एग्जैक्टली प्रूव हो रहा है ना वो तो बता ही दे, तो ये हमने बता दिया। आगे बात करें, चलो ये लो, कोकिला इज यंगर देन प्रवीण, ट्रू है, बट आपको रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। नितिन इज यंगर देन प्रवीण, ये भी ट्रू है। कोकिला इज यंगर देन सुधांशु, ट्रू है। प्रवीण इज नॉट द ओल्डेस्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट। भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रवीण सबसे बड़ा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रवीण सबसे बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है कि प्रवीण इज नॉट द ओल्डेस्ट? प्रवीण इज द ओल्डेस्ट होता तो वो स्टेटमेंट सही हो जाती, बट दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? इस रिलेशन के हिसाब से समझ में आया क्या? या तो ये रिलेशन एक्टिव कर लो, एक सेकेंड, या तो ये रिलेशन एक्टिव कर लो, ठीक है, या ये रिलेशन भी एक्टिव कर सकते हो आप, ठीक है। दोनों केस में प्रवीण जो है सबसे बड़ा है, द एल्डेस्ट इज प्रवीण, एल्डरली इज प्रवीण ओनली, ठीक है। चलो तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट है, तो आपका जो आंसर है फाइनली यही है, डी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, रोहन इज टॉलर देन आनंद, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से कर लो, 30 सेकंड है तुम लोग के पास।
जल्दी कर लो बेटा। 37 सेकेंड्स मोर। मैं थक गया बोलते बोलते यार आज। दो क्वेश्चंस ने जान खा ली एकदम, नेसेसरीली वाले ने और उससे पहले वाले। मतलब वो सॉरी, नेसेसरीली वाले ने जान खा ली आज पूरी। दो क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन था। जल्दी कर लोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा तो फटाफट कर लो यार। हाँ, रोहन इज टॉलर देन आनंद बट शॉर्टर देन सीमा। ये रिलेशन तो बनाना आता है ना? कैसे बनाते हैं? रोहन इज टॉलर देन आनंद बट शॉर्टर देन सीमा। ठीक है। कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। अगर कृष्णा पुष्पा से छोटी है और आनंद से छोटी है, सॉरी पुष्पा से बड़ी है मगर आनंद से छोटी है, कौन? कृष्णा, तो क्या होगा? ये लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बट शॉर्टर देन आनंद हो गया है, तो धीरज इज टॉलर देन कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा। ठीक है, धीरज इज टॉलर देन कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा। ठीक, अब देखो पॉइंट क्या आ रहा है। धीरज इज टॉलर देन कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा। सीमा से छोटा है। ठीक है, सिर्फ सीमा से छोटा बोला है ना, तो धीरज को आप यहां पे भी बिठा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये बात बताओ कि ये पुष्पा, सॉरी आनंद और रोहन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था धीरज से रिलेशन मेरे दोस्त, मगर ये तो कहा है ना कि सीमा से छोटा है, तो सीमा से छोटा है, आप उसको यहां कहीं भी लगाओ, मगर कृष्णा से बड़ा है, तो कृष्णा के डेफिनेटली आगे होगा। आप चाहो तो आर के पीछे भी लगा सकते हो, ए के पीछे भी लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन देख लो उसके बाद से मॉडिफाई करेंगे। हु अमंग्स देम इज द टॉलेस्ट, ऐसा आपसे पूछा है बॉस। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा आंसर मुझे पता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, मगर ऐसा नहीं है। कैसे? कैसे हुआ ये? कैसे किया आपने ये? भाई बहुत क्लियरली बोला हुआ है आपसे कि रिलेशंस जो है ना उसको पढ़ा कर। 2 मिनट बता रहा हूं क्या पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूं। रोहन इज टॉलर देन आनंद, ये रहा, बट शॉर्टर देन सीमा। ठीक है। कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। ठीक, तो इसका मतलब सीमा और रोहन से भी छोटी होगी ना, आनंद से छोटी है, तो इसका मतलब कृष्णा जो है सीमा और रोहन से छोटी होगी। ठीक है, अगर आनंद से छोटी है तो इसका मतलब ये ऑर्डर तो मेरा परफेक्ट है। अब आगे जो कहा गया है, धीरज इज टॉलर देन कृष्णा। ठीक है, तो वो यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, मगर फिर आपसे कहा गया बट शॉर्टर देन सीमा, तो इसका मतलब इससे आगे नहीं जा सकता। तो ऐसा करो, सबसे आगे लगा दो थोड़ी देर के लिए। सीमा से आगे नहीं जा सकता बट कृष्णा के तो आगे कहीं भी बैठ सकता है, तो यहां पर लगा दो। इन दोनों से हमें कोई सरोकार नहीं है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? हु अमंग्स देम इज द टॉलेस्ट। खत्म, कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार।
ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मत लगाना, नन ऑफ दीज भी मत लगाना, क्योंकि सीमा को सबसे बड़ा साबित करने के लिए ये स्टेटमेंट यहां दे ही दिया है कि भैया टॉलर देन कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा, तो सीमा से पहले आएगा धीरज। ठीक है, तीन जगह में से कहीं भी लगा सकते हो। चलिए लिख लो यार इस क्वेश्चन को फटाफट से। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो। ठीक, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या है भाई, कितने क्वेश्चन और बाकी बचे, जरा मैं देख लूं एक बार। ठीक है बॉस, चलो देख लिया मैंने। बट बी इज ट्वाइस ओल्डर एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा टाइम लो यार इसके लिए, तो तुम लोग 51 मिनट 51 सेकंड पूरे पूरे लो यार इसके लिए, 51 सेकंड पूरे पूरे लो। ठीक है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। ठीक है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। समझ रहे हो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? समझ लो बेटा, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। समझ रहे हो ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस ओल्डर देन डी। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट? आपसे ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करो, ए सेंटर में है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये लास्ट के जो दो तीन क्वेश्चन थे ना, उनमें अच्छी अच्छी चीजें आई है। जैसे आपका ये था एक जिसमें आपसे नेसेसरीली करेक्ट पूछा था, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन था जहां आपसे फिर कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट थी, फिर ये वाला क्वेश्चन था जहां सीमा के आगे भाई साहब को बढ़ना नहीं चाहिए था, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, ये और भी तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो यार। क्या कहा है? बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। ठीक है, क्या है? बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। ठीक है, तो अगर मैं ए की एज एक्स मान लूं तो बी की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज होनी चाहिए बट ट्वाइस यंगर देन एफ, तो यानी कि एफ का 4x हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये रिलेशन सही है? क्या कैसे सर, कैसे सर, कैसे? भाई तुम्हारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बट ट्वाइस यंगर देन एफ, तो मतलब एफ सबसे बूढ़ा है अभी तक के लिए। समझ रहे हो? सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस ओल्डर देन डी, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, यानी कि डी की अगर मैं बात करूं तो x/4 होगा ना। ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हो? लैंग्वेज पे ध्यान दो। सी इज हाफ द एज ऑफ ए, अगर ए की एज देखो, ए की एज को ना सबने एग्जाम्पल बना रखा है अपनी दुनिया में। ए भाई साहब जो है ना, इनकी एज को सबने एग्जाम्पल बना रखा है, ध्यान से समझो। तो ए को क्या करो, एक्स मान लो। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, दुगना है, बट ट्वाइस यंगर देन एफ। बी जो है ट्वाइस यंगर है एफ से, तो एक्स के कंपैरिजन में एफ की उम्र क्या है भाई? 4x तो हुई। किसके कंपैरिजन में है ये? ए के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आपसे पूछा सी इज हाफ द एज ऑफ ए, ए की एज कितनी थी? उस हिसाब से सी इज हाफ द एज ऑफ ए, x/2 कर दिया। फिर बोला बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, अब डी की एज को भी तो आप ए से कंपेयर करोगे, ट्वाइस द एज ऑफ डी मतलब
बी की एज जो है ना, वो एग्जैक्टली अगर आप यहां देखो तो x/2 इज ग्रेटर देन x/4 बाय हाउ मच, बाय 2 टाइम्स। यही आपसे पूछा हुआ था, तो आपने क्या करा, बी की उम्र कितनी बताई, x/4 इन कंपैरिजन टू व्हाट, सी। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर आप इसी रिलेशन को वापस से देखते हो तो आप अगर ध्यान से देखो तो b अगर 2x है तो f4x कैसे हुआ, क्योंकि रिलेशन में कहा था बट ट्वाइस यंगर देन f। तो भाई f की एज अगर 4x है तो 4x इज डेफिनेटली ट्वाइस टाइम्स ग्रेटर देन 2x। ठीक है, अभी समझ में आया रिलेशन कैसे कैसे बनाया। दो चीजें कही थी, ए की एज को एग्जाम्पल मानो, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, 2x, बट ट्वाइस यंगर देन एफ। तो भाई 4x लेना पड़ेगा ना, दो का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 टाइम्स, यहां पे भी 2 टाइम्स ही है। ठीक है, फिर क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस 2 टाइम्स। ठीक है ना, अब यहां आ जाओ, विच सेज सी इज हाफ द एज ऑफ ए। ठीक है, बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, तो ये ट्वाइस द एज ऑफ, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कट के x/2 आ जाएगा। भाई x/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा ना, तो x/2 ओनली। तो ये प्रूव हो गया ना किसी की एज x/2 है। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा हुआ था। ठीक, ये सारी चीजें आपसे पूछी हुई थी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपसे ये पूछा विच 2 पर्सन फॉर्म द पेयर ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। भाई साहब क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, विच तरीके से पूछा देखो एकदम, विच 2 पर्सन फॉर्म द पेयर ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, ऐसा आपसे पूछा हुआ है। कौन से ऐसे दो लोग हैं, फटाफट से रिलेशन देख के बता दो यार। ठीक है, अब देखो मैं आपको अब एग्जैक्टली बताऊं क्या करना है। इन सब चीजों को एक तरफ करो, यहां देखो, ए की उम्र x, ठीक है, बी की उम्र 2x, f इज 4x, सी की उम्र x/2, और अगर आप वापस लास्ट में जाते हो तो x/4। ठीक है, तो अगर आप x को 1 मानते हो तो एग्जैक्टली 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1/2 ईयर्स, कॉमा 1/4 ईयर्स। ठीक है, एक के दो हिस्से, एक का चौथा हिस्सा, ऐसा आपसे कहा गया है। ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा, x है, कॉमा 2x है, कॉमा 4x है, कॉमा x/2 है, कॉमा x/4 है। ये आपकी एजेस है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी नंबर्स। अगर आप वो भी चाहते हो तो ये भी ले लो। ये कौन थे भाई साहब, ये बी भाई साहब थे, ये एफ थे, ये सी थे आपके, और ये डी थे। ठीक है, अब अगर आप x को लेट करते हो, लेट x बी 1, तो आपकी 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1/2 एंड 1/4 हो गया। तो आपसे यही पूछा था कि भाई सबसे ओल्डेस्ट और यंगेस्ट कौन है, तो F एंड D विल बी दी ओल्डेस्ट एंड दी यंगेस्ट। ठीक है, सबसे कम उम्र होगी D की, 1/4 डिवाइड करने बैठना, पता चल जाएगा। 1/2 छोटा, सबसे छोटा नहीं है बट सेकेंड नंबर का छोटा है, और 4 साल का जो है वो F है, तो F इज दी ओल्डेस्ट एंड D इज दी यंगेस्ट हेयर। तो ये आपका पेयर बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। आई होप क्लास जो है आप लोगों को मजा आ रहा हो इस क्लास के अंदर। तो कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लास्ट के 3 जो क्वेश्चन थे बहुत तोड़ू क्वेश्चन थे, ध्यान से उन क्वेश्चन को देख लेना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना, पूछ लेना मुझसे वापस से कि सर एक बार प्लीज वापस से एक्सप्लेन कर दो, तो हम इनको कहां पर, रिवीजन सेशन के अंदर, यानी कि परसों वापस से एक बार रिपीट कर देंगे। तब तक के लिए, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos.
and finally keep joining the family of 6,000 plus subscribers. बहुत जल्दी मुझे मौका दो यार कि ये लाइन मैं चेंज कर दूं और ऐसा बोलूं कि keep joining the family of 7,000 subscribers या 7,000 plus subscribers. ठीक है? So keep cracking all your goals with using or by using my code AK Live. Thank you for now. Bye bye. See you in the next session ahead.